रात के 2 बज रहे हैं। कंधार के एक आलीशान कमरे में धुआं भरा है। रबाब और डंबोरा का संगीत चल रहा है। दर्जनों मर्द बैठे हैं इस कमरे में, सब के सब एक से एक ताकतवर। किसी के पास बंदूक है तो किसी के पास सत्ता। इन सब की निगाहें कमरे के बीचों बीच नाच रहे एक डांसर पर है। डांसर के पैरों में घुंघरू है, चेहरे पर भारी मेकअप है और बदन पर भड़कीले जनाना कपड़े भी हैं, लेकिन वो कोई औरत नहीं है। वो एक बच्चा है, 12 या 13 साल का लड़का, जिसकी उम्र स्कूल जाने की है, क्रिकेट खेलने की है। लेकिन आज रात वो मनोरंजन के लिए वहां पर है और मनोरंजन खत्म होने के बाद उसकी बोली लगेगी। ये कोई इकलौती या छिपी हुई घटना नहीं है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई इलाकों में सदियों से चला आ रहा एक ओपन सीक्रेट है। वहाँ एक कहावत बहुत मशहूर है कि औरतें बच्चा पैदा करने के लिए हैं और लड़के मजे के लिए। इस प्रथा को दुनिया बच्चाबाजी के नाम से जानती है, शाब्दिक अर्थ लड़कों का खेल। लेकिन ये कोई खेल नहीं है, ये कहानी है ताकत, हवस और एक शैडो इकोनॉमी की, जिसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पर बचपन को गिरवी रख दिया है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज हम पन्ने पलटेंगे उस काली किताब के जहां कल्चर के नाम पर लड़कों का बचपन नीलाम होता है। आज जानेंगे कि कैसे एक जंग जीतने के लिए दुनिया के चौधरी ने नैतिकता से आंखें मूंद ली थी। साल 2001, अफगानिस्तान का कुंदूज प्रांत। यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के एक ऑफिसर कैप्टन डैन क्विन एक रात अपने एलाई यानी एक स्थानीय अफगान पुलिस कमांडर के टेंट में दाखिल हुए। कमांडर क्विन वहां अगले दिन का प्लान बनाने के लिए गए थे कि क्या टैक्टिक रहेगी, स्ट्रेटेजी रहेगी, लेकिन उन्हें दिखा बिस्तर पर एक बंधा हुआ लड़का। वो अफगान कमांडर उस बच्चे को एक सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अब क्विन को देखकर वो अफगान ऑफिसर चौंका या शर्माया नहीं। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसके पास कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी हो। कैप्टन क्विन का माथा खराब हुआ और उन्होंने उस अफगान कमांडर को बल भर पीटा। अब कोई और जगह होती तो क्विन को इस काम के लिए मेडल मिलता कि सेक्स ट्रेड से एक बच्चे को बचा लिया, लेकिन कैप्टन क्विन को मेडल नहीं मिला। उन्हें उनकी कमांड से ही हटा दिया गया। उनसे कहा गया कि उन्होंने एक सॉवरेन एलाई पर अपनी पश्चिमी नैतिकता यानी वेस्टर्न मोरालिटी थोपने की कोशिश की है। यह घटना कोई अपवाद नहीं थी, एक नियम था, एक पॉलिसी थी। साल 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स और बाद में कई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि अमेरिकी सैनिकों को एक अनकहा आदेश मिला था, लुक दी अदर वे, यानी इस चीज पर ध्यान मत दो। इसे आधिकारिक तौर पर कल्चरल सेंसिटिविटी का नाम भी दिया गया था। लेकिन यूएस ऐसा क्यों कर रहा था? इसका जवाब अफगानिस्तान के समाज और राजनीति की पेचीदगियों में छिपा है। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसे एक आधार चाहिए था, भरोसेमंद दोस्त चाहिए थे जो एक बेस तैयार करने के लिए मदद करें, जहां से फिर तालिबान पर हमले किए जा सकें, इंटेल इकट्ठा हो। ये दोस्त बने नॉर्दर्न अलायंस के पुराने वॉरलॉर्ड्स, वही जिन्हें एक वक्त भारत भी खूब पसंद किया करता था। अहमद शाह मसूद से बड़े अच्छे संबंध थे। नॉर्दर्न अलायंस के वॉरलॉर्ड्स तालिबान के कट्टर विरोधी थे, सालों से उनके खिलाफ लड़ भी रहे थे, लेकिन यही लोग बच्चाबाजी के सबसे बड़े संरक्षक भी थे। उनके लिए बिना दाढ़ी वाले सुंदर लड़के रखना पार का सिंबल था। जिसके पास जितने लड़के होते वो उतना बड़ा नेता माना जाता। यूएस फंस गया। जिसे वो मॉन्स्टर कह रहा था, उसे हराने के लिए उसने दूसरे मॉन्स्टर से हाथ मिला लिया था। अमेरिकी फौज को लगता था कि अगर उन्होंने इन कमांडर्स को बच्चों के शोषण से रोका तो ये कमांडर्स उनका साथ छोड़ देंगे और इसके नतीजे में अमेरिका अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस, अपना सपोर्ट खो देगा ग्राउंड पर। इस सो कॉल्ड प्रैग्मेटिक चुप्पी की कीमत बहुत भारी पड़ी, न सिर्फ उन अफगान बच्चों को बल्कि खुद अमेरिकी फौज को भी। अफगानिस्तान में ग्रीन ऑन ब्लू हमलों की शुरुआत होती है, फिर जहां अफगान सैनिक अचानक अपनी बंदूक घुमाते और अपने ही साथी अमेरिकी सैनिकों को मार देते या नेटो सैनिकों को। सालों तक ये नैरेटिव चलाया गया कि ये तालिबान के स्लीपर सेल्स हैं, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि कई मामलों में हमलावर जिहादी नहीं थे, वो एक आम अफगान सैनिक ही थे जिन्होंने देखा कि उनका कमांडर बैरक के अंदर बच्चों का शोषण कर रहा है और बाहर खड़ा अमेरिकी सैनिक जिसे सब कुछ मालूम है वो कुछ नहीं कर रहा, वो उस कमांडर को भी सैल्यूट कर दे रहा है।
उस गुस्से में, उस नैतिक हताशा में अफगान सैनिकों ने अमेरिकियों पर गोली चलाई। तालिबान ने इसे अपने प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा हथियार बनाया। फिर वो गांव वालों के पास जाते और कहते कि देखो, ये विदेशी काफिर उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो तुम्हारे बच्चों का शोषण करते हैं। अमेरिका ने सोचा था कि वो बच्चाबाजी को इग्नोर करके जंग जीत लेंगे, लेकिन असल में इसे एक गलती ने उन्हें अफगान जनता की नज़र में विलन बनाया। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए अपनी मॉरल अथॉरिटी हमेशा हमेशा के लिए खो दी। लेकिन क्या ये सिर्फ अमेरिका की गलती थी, या फिर अफगानिस्तान की मिट्टी में ही कुछ ऐसा था? बच्चाबाजी की एक कुप्रथा शुरू कैसे हुई थी? बच्चाबाजी का इतिहास कोई हालिया घटना नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें मध्य एशिया और ऐतिहासिक तुर्किस्तान में सदियों गहरी हैं। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में बुखारा और समरकंद, जो कि आज उज्बेकिस्तान में पड़ते हैं, इन शहरों में लड़कों को बचपन से ही नाचने की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब वहां से ये परंपरा चली और दक्षिण की ओर अफगानिस्तान के शाही दरबारों तक पहुंची। 1880 से 1901 तक राज करने वाले अफगानिस्तान के आयरन अमीर अब्दुल रहमान खान के दरबार में गुलाम बच्चा रखने का चलन था। उस समय ये लड़के मुख्य रूप से बॉडीगार्ड्स या चाय पिलाने वाले होते थे, लेकिन बिना दाढ़ी वाले लड़कों का सौंदर्य बोध दरबारी संस्कृति का केंद्र बना और कुछ गुलाम तो अपनी वफादारी के दम पर बड़े पदों तक पहुंच भी गए। बच्चाबाजी के चलन में एक बड़ा बदलाव आया 1979 में। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। यहाँ के मुजाहिदीन कमांडर्स ने ये लड़ाई लड़ी सोवियत के खिलाफ, CIA के पैसे से, पाकिस्तान के समर्थन से। 1980 में इन्हीं कमांडर्स ने फिर गृह युद्ध शुरू किया आपस में लड़ने के लिए, जब सोवियत वापस चले गए। बच्चाबाजी के पीछे मुख्य रूप से यही लोग थे। जो मॉडर्न बच्चाबाजी आप अभी देख रहे हो अफगानिस्तान में, उसके पीछे इनमें से अधिकतर के पास एक या उससे ज्यादा टी बॉय हुआ करते थे। चाय पिलाने के लिए एक लड़का रखते थे। बाद में ये लड़के उनकी शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गए। मुजाहिदीन कमांडर जिस लड़के को भी चाहते उसे अगवा कर लेते और फिर उसे अपना गुलाम बना लेते। तालिबान के उभार के साथ इस चलन में कुछ बदलाव हुआ। फिर अब जो तालिबान है बच्चाबाजी का समर्थक नहीं रहा, कभी, कम से कम ऑन रिकॉर्ड नहीं रहा। 2002 में टाइम्स ऑफ लंदन में छपे लेख कंधार कम्स आउट ऑफ द क्लोजेट के मुताबिक 1994 में तालिबान के आने से पहले कंधार की सड़कों पर अधेड़ उम्र के लोग अपने बच्चा यानी अपने सेक्स स्लेव के साथ खुलेआम घूमते थे। अपने रिश्ते छुपाते भी नहीं थे, सब ओपन था। क्यों? क्योंकि जितना सुंदर बच्चा आप लेकर के चल रहे हैं, गुलाम आप लेकर चल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आप कितने ताकतवर हैं। इसी रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि इस बात से मुल्ला उमर परेशान चल रहे थे। ये उन कारणों में से एक था जिसके कारण मुल्ला उमर ने तालिबान को संगठित किया। वन ऑफ मेनी रीजंस, ऐसा कहना है तालिबान का। हुआ यूं कि 1994 में तालिबान के सत्ता में आने से पहले गर्मियों में उनके दो कमांडर एक लड़के के लिए आपस में भिड़ गए। दोनों ही बच्चाबाजी के लिए उस लड़के को अपने साथ ले जाना चाहते थे। दोनों में लड़ाई हुई, कई आम लोग मारे गए क्योंकि गोली चल गई। उमर के लोगों ने फिर लड़के को छुड़ाया। इसके बाद लोग उमर के पास कई दूसरे विवाद भी लेकर आने लगे जो ऐसे ही लड़कों को लेकर हुए थे और सुलझाने की गुहार लगाने लगे। फिर उसी साल नवंबर तक उमर और उसके तालिबान ने कंधार को अपने कब्जे में लिया। तालिबान शरिया कानून लेके आए जिसके तहत समलैंगिकता अपराध है। ये भी एक प्रॉब्लम ही है ना, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश। खैर, समलैंगिकता अपराध है शरिया में, तो इस वजह से तालिबान ने बच्चाबाजी पर भी प्रतिबंध लगाया और सख्त प्रतिबंध लगाया। आरोपियों के ऊपर दीवार गिराकर मारने की सजा सुनाई जाती उन्हें। इसके कारण अधिकतर की मौत भी हो जाती थी जो आरोपी होते थे। फरवरी 1998 का एक किस्सा है जब बच्चाबाजी के लिए दोषी ठहराए गए 3 आदमियों को एक बड़ी दीवार के नीचे खड़ा किया गया और फिर टैंक की मदद से उस दीवार को ढहा दिया गया इन लोगों पे। 2 आदमी मर गए, 1 जिंदा बच गया। ऐसी सजा के बावजूद, और ये पब्लिक में होता था बाय द वे, ऐसी सजा के बावजूद बच्चाबाजी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। ओपन से अंदर चली गई अंधेरे में। क्यों खत्म नहीं हुई? कारण बड़ा सिंपल कि पावर और पैसे वाले ही अधिकतर लोग बच्चाबाजी में शामिल थे। वो जल्दी अपनी आदत बदल नहीं सकते। तरीका जरूर बदला, खुलेआम होता था, अब लोग छिप छिप कर करने लगे। 2001 में एक बार फिर गेम बदलता है जब यूएस की एंट्री होती है। तालिबान ने देखा कि अमेरिका समर्थित पुलिस चेकपोस्ट पर लड़कों की बहुत डिमांड है। क्यों? क्योंकि अब जो सो कॉल्ड आज़ाद अफगानिस्तान की फौज है या आज़ाद अफगानिस्तान की पुलिस है, वो पुलिस कमांडर जो नाके पे गाड़ी रोक सकता है वो ताकतवर है। वो भी अपने साथ बच्चा रखना चाहता है, गुलाम रखना चाहता है। तालिबान ने सोचा कि क्यों ना उन्हें वो दे दिया जाए, वो चाहते हैं। यहीं से शुरू हुआ ट्रोजन हॉर्स का खेल। तालिबान ने सुंदर और बिना दाढ़ी वाले लड़कों को रिक्रूट करना शुरू किया।
इन लड़कों को पुलिस चेक पोस्ट पर भेजा जाता। वो वहां जाकर कहते कि साहब मुझे काम चाहिए, मैं चाय बनाऊंगा, सफाई करूंगा। इससे कहा गया टी बॉय, चाय बॉय। पुलिस कमांडर खुश होते, उन्हें मुफ्त का नौकर और रात के लिए साथी मिल जाता। लेकिन ये लड़के असल में तालिबान के जासूस होते। दिन में चाय पिलाते और रात में जब कमांडर सो जाता या नशे में होता तो वो तालिबान को सिग्नल भेजते। कई बार ये लड़के पुलिस वालों के खाने में जहर मिला देते या रात के अंधेरे में चेक पोस्ट का गेट खोल देते ताकि तालिबान के लड़ाके अंदर आकर सोए हुए पुलिस वालों का गला काट सकें। कुछ मामलों में हैंडलर्स इन बच्चों के कपड़ों के अंदर विस्फोटक छिपा देते थे और उन्हें पुलिस कमांडर्स के पास भेजते थे। जब ये बच्चा कमांडर के करीब पहुंचता तो दूर बैठा हैंडलर रिमोट दबा देता। ह्यूमन बॉम्ब बना देते थे इन लोगों को। जैसा हम आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान में बच्चाबाजी ताकत की निशानी है। वहाँ एक अमीर आदमी के लिए बच्चा रखना ठीक वैसा ही है जैसे किसी रईस के लिए रोल्स रॉयस कार रखना। ये बताता है कि उस आदमी के पास इतना पैसा है कि वो एक ऐसे इंसान या लड़के को पाल सकता है जो कोई काम नहीं करता, बस उसकी खूबसूरती के लिए उसे रखा हुआ है। अब एक लॉजिकल सवाल यहाँ उठता है कि अफगानिस्तान कबीलों का देश है। वहाँ पख्तून वाली कोड भी चलता है जहाँ इज्जत के लिए खून की नदियाँ बह जाती हैं। कोई शरण मांगने आता है तो उसके लिए किसी से भी वो लड़ भिड़ लेते हैं। इसी अफगानिस्तान में अगर कोई किसी की बेटी को छेड़ दे तो पीढ़ियों तक दुश्मनी चलती है। तो फिर लड़कों को, इन बच्चों के उत्पीड़न पर खामोशी क्यों है? इसका जवाब बड़ा क्रूर है। अफगानिस्तान में नामूस यानी इज्जत का जो कॉन्सेप्ट है, वेरी अनफॉर्चुनेटली औरतों से ही जुड़ा है। अगर बेटी की इज्जत जाती है सो कॉल्ड, तो पूरे कबीले की नाक कटली मानी जाती है। लेकिन बच्चाबाजी का शिकार तो लड़के होते हैं, ज़्यादातर गरीब परिवारों के। कई अनाथ भी होते हैं या जिनका कोई मजबूत कबीला नहीं होता। अब चूंकि ये लड़की नहीं है, औरत नहीं है, इसलिए इनके रेप को कबीले की इज्जत पर धब्बा माना ही नहीं जाता। उल्टा जो आदमी ये कर रहा है उसकी ताकत और बढ़ जाती है कि बच्चा रखता है वो। ये माना जाता है कि वो इतना पावरफुल है कि वो किसी को भी अपनी मर्जी से झुका सकता है। इस पूरे खेल को एक आर्ट फॉर्म की तरह पेश किया जाता है ताकि इसके पीछे की गंदगी छिप सके। इन लड़कों को बच्चा बेरीश कहा जाता है, जिन्हें औरतों के कपड़े पहनाए जाते हैं, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, आंखों में सूरमा और होठों पर लाली लगाई जाती है। जब वो नाचते हैं तो वो उस वैक्यूम को भर रहे होते हैं जो उस अफगान समाज में औरतों को नकाब के पीछे छिपा देने से उपज गया है। लेकिन ये सिर्फ नाच नहीं है, ये एक बाजार है। अफगानिस्तान में 2001 के बाद जब डॉलर्स की बारिश हुई तो ये प्रथा वॉरलॉर्ड्स के लिए नेटवर्किंग का जरिया बनी। बड़ी बड़ी डील्स, पॉलिटिकल अलायंस, सब देर रात की पार्टीज में तय होते थे। अगर आप एक कमांडर हैं और आपके पास दिखाने के लिए डांसिंग बॉय या टी बॉय या बच्चा नहीं है तो आपको सामने वाला नपुंसक मानेगा, कमजोर मानेगा। इस प्रथा को जिंदा रखने के लिए सप्लाई चेन तक तैयार हो गई थी। गरीबी एक तरफ है, एक भूखा परिवार अपने बेटे को बेचता है खाने के लिए। इसे अक्सर गोद लेने या शागिर्द बनाने का नाम दिया जाता है। बाप को लगता है कि बेटा किसी वारलॉर्ड के पास है तो कम से कम भूखा तो नहीं मरेगा, मैं तो खिला नहीं सकता, वहाँ चाय वाय उठाएगा तो इसको खाने को मिलेगा। कुछ जगहों पर हैंडसम टैक्स भी वसूला जाता है कि अगर किसी का बेटा बहुत सुंदर है, सुंदर का मतलब गोरा है, बड़ी बड़ी आंखों वाला, तो कमांडर उसे जबरन उठा भी ले जाता था। ना धर्म इसमें आड़े आता था, ना कानून। अगस्त 2021 में तालिबान ने सत्ता वापस हासिल कर ली और फिर ऐलान किया कि बच्चाबाजी गैर कानूनी है। लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयान करती हैं। दूर दराज के इलाकों में स्थानीय तालिबान कमांडर्स भी वही कर रहे हैं जो पहले के वॉरलॉर्ड्स करते थे। आज भी वो बच्चे रख रहे हैं। एक बड़ा बदलाव कानून में आया है जरूर, और उल्टा ही बदलाव है। जो रिपब्लिकन एरा थी, जब वहां पे आज़ाद अफगानिस्तान की एक डेमोक्रेटिक सरकार रही 2001 से 2021 के 20 साल, तब कानूनन लड़का विक्टिम होता था या जो ये बच्चा है। लेकिन अब तालिबान की अदालत में उस लड़के को भी मुजरिम माना जाता है। अगर कोई लड़का शिकायत लेकर जाए कि उसका रेप हुआ तो मौलवी कहेगा कि तुमने समलैंगिक संबंध बनाए तो तुमको भी जेल में जाना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि ये आग सिर्फ अफगानिस्तान में लगी है, सरहद के उस पार यानी पाकिस्तान में भी ये धुआं आपको उठता दिख जाएगा। तो आइए डूरन लाइन के इस तरफ, पाकिस्तान में अक्सर ये माना जाता है कि बच्चाबाजी सिर्फ अफगानिस्तान की समस्या है, लेकिन ये एक ट्रांसनेशनल इकोसिस्टम है। वैसे भी जो डूरन लाइन है वो एथनिसिटी को नहीं बांट पाई है ना। एक ही एथनिसिटी के, एक ही कल्चर से आने वाले लोग आपको अफगानिस्तान में भी मिलेंगे और पाकिस्तान में भी मिलेंगे, है ना। वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न अफगानिस्तान मोर और लेस एक ही है। खैर,
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में जहां पख्तून आबादी है, बच्चाबाजी का कल्चर वहां भी मिल जाएगा आपको, लेकिन इसका रूप थोड़ा अलग है। अफगानिस्तान में ये महफिलों में, शादियों में डांस के रूप में दिख जाएगा। पाकिस्तान में ज़्यादा छिपा हुआ है, और ये छिपा है उन रंग बिरंगे ट्रक्स के पीछे जो पाकिस्तान की पहचान माने जाते हैं, पाकिस्तान की जो रोड लाइफ है। पाकिस्तान की सड़कों पर दौड़ते ट्रकों को आप गौर से देखेंगे तो उन पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनी होती है, बहुत बढ़िया सजाते हैं ट्रक, ये तो मानना पड़ेगा, शायरियाँ होती हैं। इसे कहा जाता है ट्रक आर्ट, और देखने लायक बाकमाल ट्रक्स होते हैं। अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अब से आप एक दशक पीछे जाएंगे तो बड़े सुंदर ट्रक्स पाकिस्तान की रोड्स पे होते थे। अब जिन ट्रक्स को हम बहुत सुंदर कह रहे हैं, उन्हीं ट्रक्स में कई बार ड्राइवर की सीट के बगल में एक छोटी उम्र का लड़का बैठा दिखता था। स्थानीय भाषा में क्लीनर या हेल्पर कह दिया जाता था। कहने को इस लड़के का काम होता था ट्रक साफ करना, टायर बदलना, ड्राइवर के लिए खाना बनाना। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड और बलूचिस्तान के सुनसान ढाबों पर इन लड़कों के साथ क्या होता था। ये क्लीनर्स अक्सर अपने उस्ताद के साथ महीनों तक घर से दूर रहते। यहाँ उस्ताद शागिर्द के रिश्ते की आड़ में यौन शोषण होता इनका। हैरानी की बात यह है कि ट्रक आर्ट में भी कई बार खूबसूरत लड़कों की पेंटिंग बनाई जाती है। ये भी ऑब्जेक्टिफिकेशन ही है, बस इसे लेकर आपत्ति का अभाव है। पाकिस्तान में समस्या ये है कि वहाँ कानून तो है लेकिन लागू नहीं होता। प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट 2018 पाकिस्तान में है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती, क्योंकि एक पिता के लिए स्वीकार करना ही बहुत मुश्किल है कि उसके बेटे के साथ रेप हुआ है। बहुत शर्म की बात मानी जाती है, समाज में नाक कट जाती है। पुलिस वाले इसी शर्म का फायदा उठाते हैं, अक्सर अपराधी से रिश्वत लेते हैं और केस रफा दफा करते हैं। एक और डरावना पहलू है ट्रैफिकिंग का। अफगानिस्तान से बच्चे स्मगल करके पाकिस्तान लाए जाते हैं, खास तौर पर रेफ्यूजी कैंप्स के अनाथ बच्चे जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता। अब बॉर्डर बड़ा पोरस है, ट्रैफिकर्स आसानी से इधर उधर हो जाते हैं। अफगानिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी है, बैंकिंग सिस्टम नहीं है, विदेशी मदद मिल नहीं रही है, भूख इंसान को फिर से वही बना रही है जो वो है, जानवर। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार अब सर्वाइवल के लिए अपने बच्चों को बेच रहे हैं, लड़कों को। एक बाप सोचता है कि अगर मैं इसे कमांडर के पास भेज देता हूँ तो कम से कम ये 2 वक्त की रोटी खाएगा और बदले में कुछ पैसे मिलेंगे तो बाकी के परिवार को मैं पालूंगा। यानी जब तक वहाँ गरीबी है तब तक बच्चों की सप्लाई होती रहेगी। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि बच्चा हमेशा बच्चा भी नहीं रहता। ये यौन शोषण टाइम बॉम्ब की तरह होता है। जैसे ही लड़के की उम्र बढ़ती है, उसकी आवाज़ क्रैक करने लगती है, जॉ लाइन आती है, दाढ़ी आने लगती है, अचानक अपने मालिक के लिए वो अनडिजायरेबल हो जाता है। फिर वो क्या करता है? साइकिल ऑफ वायलेंस का हिस्सा बनता है। इनमें से कई लड़के खुद बच्चाबाज बनते हैं, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है कि ताकत का मतलब है किसी कमज़ोर का शोषण करना। या फिर वो बंदूक उठा लेते हैं और किसी मिलिटेंट ग्रुप में शामिल हो जाते हैं ताकि अपनी खोई हुई मर्दानगी को हिंसा के जरिए वापस पा सकें। आज जब दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर या गजा पर हैं, हिंदू कुश के पहाड़ों में कोई करीम या जावेद घुंघरू बांध रहा है, उसकी खामोश चीखें गोलियों के शोर में दब गई हैं। ये एक शैडो इकॉनमी ऑफ इनोसेंस है, मासूमियत का काला बाजार है, जहां इंसान नहीं इंसानियत बिक जाती है। अलिफ लैला के इस एपिसोड को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस विभत्स परंपरा का अंत होगा। अलिफ लैला के इस शानदार एपिसोड को रवि सुमन ने लिखा था और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।